आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में मुख्य रूप से फूलों का अध्ययन किया जाता है। फिर है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी जान लेते हैं। तो बी है एग्रोइस्टोलॉजी। तो एग्रोइस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोइस्टोलॉजी में। सी है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में मुख्य रूप से पॉलन ग्रेन का अध्ययन किया जाता है। इसमें पॉलन ग्रेन जिसे परागकण कहा जाता है या परागकण जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी में जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी और घास का अध्ययन कहलाता है एग्रोइस्टोलॉजी और पॉलन ग्रेन का जो अध्ययन है वो कहलाता है पैलिनोलॉजी और किसी भी जीव या पौधों के जो जीवन चक्र का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी। और उसी प्रकार से जो फल होते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पामोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पामोलॉजी। अब देख लेते हैं अगला, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, देहरादून में। अब है अगला, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कोलकाता में। अब है अगला प्रश्न, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए माइक्रोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी खमीरिया ईस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। देखिए, दूध का दही में जो जमने की प्रक्रिया है या बदलने की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है या सूक्ष्म जीव के कारण यह जो प्रक्रिया है वह संभव होता है, जो कि मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण दूध जो है वो दही में परावर्तित हो जाता है, जो कि मुख्य रूप से किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप होता है। अब है अगला, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए मृतोपजीवी, बी पराश्रयी, सी सहजीवी, डी प्रोटोपघटनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सहजीवी। तो जो मुख्य रूप से फलीदार पादप जो होते हैं या जो दलहने पादप होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें मुख्य रूप से गांठें पाई जाती है। इस प्रकार से जैसे कि ये फलदार पौधे हैं या दलहन पौधे हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं इस तरीके से। जैसे कि उदाहरण के लिए चने का जो पौधा होता है उसमें इस प्रकार की गांठें पाई जाती हैं और ये गांठें जो होती हैं वे होते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु इसमें इस गांठे में उपस्थित रहते हैं और ये क्या करते हैं, वातावरण से जो नाइट्रोजन है उसको परावर्तित करने का कार्य करते हैं और पौधों को नाइट्रोजन प्रयुक्त कराते हैं। तो ऐसे जो जीवाणु होते हैं जो इन गांठों में रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। और ये जो जीवाणु होते हैं वह एक सहजीवी के रूप में किसी भी पादप में रहते हैं। सहजीवी का तात्पर्य यह होता है कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चाहे उसमें से जैसे कि दो पौधों के बीच में अगर सहजीविता है या एक पौधे और एक जीवाणु के बीच अगर सहजीवी है तो उसमें ये होगा कि एक उसको भोजन प्रयुक्त कराएगा और दूसरा उसको रहने या आवास या जो बेस है वो प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं। अब है अगला, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु।
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी विषाणु। अब है अगला, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है तो ए नीलहरी शैवाल, बी राइजोबियम स्पीसीज, सी कवक मूल कवक, डी एजेटोबैक्टर स्पीसीज। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल जो है वो मुख्य रूप से जैव उर्वरक का कार्य करता है जिसे बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है, जिसे जैव उर्वरक कहा जाता है, जिसे बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। जो मुख्य रूप से जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है उनका उपयोग जो है वो फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि एक प्राकृतिक रूप से उर्वरक का कार्य करता है। अब है अगला, खुजली का रोग स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जीवाणु, बी कवक, सी सूक्ष्म कीट, डी प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कवक। अब है अगला, प्रथम वियुक्त प्रतिजीविकी या एंटीबायोटिक्स कौन सा था? ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो प्रथम वियुक्त प्रतिजीविकी है या प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक्स है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक्स है, जिसकी खोज जो है वो पेनिसिलिन की जो खोज है वो 28 सितंबर 1928 को हुई थी और इसका जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, जिन्हें पेनिसिलिन की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी निमेटोड्स। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कवक। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ए जैव उर्वरक, बी कोरेलाइट जड़, सी लाइकेन, डी माइकोराइजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी माइकोराइजा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी सरसों, डी कपास। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी चावल की फसल। चावल की फसल के लिए एजोला और एनाबीना जो बायो फर्टिलाइजर है उसका उपयोग किया जाता है। अब है अगला, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ए पाइन, बी पाम, सी साइकस, डी देवदार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पाइन। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल, डी आलू। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी आलू। आलू जो है वो एक रूपांतरित तना का भाग होता है। अब है अगला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए पुष्प, बी पत्ती, सी तना, डी जड़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पुष्प। पुष्प जो है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अब है अगला प्रश्न। किसी द्विलिंगी पुष्प में यदि पुंमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? ए डेकोगैमी, बी हार्केगैमी, सी हेटेरोगैमी, डी मोनोगैमी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए डिकोगैमी। अब है अगला, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण खालिस्तान होते हैं? ए चिकने और शुष्क, बी रुक्ष और चिपचिपे, सी रुक्ष और शुष्क, डी बड़े और दिखने वाले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रुक्ष और चिपचिपे। अब है अगला, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए केला, बी गन्ना, सी आम, डी कपास। इसका जो सही आंसर है
वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गन्ना। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक की खेती बीजों का प्रत्यारोपण करके की जाती है? ए मक्का, बी सोरगम, सी प्याज, डी सोयाबीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्याज। अब है अगला, मटर पौधा है, ए शाक, बी पुष्प, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए साग। मटर जो है वो मुख्य रूप से साग के फॉर्म में होता है या साग होता है। अब है अगला प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ए यूकेलिप्टस, बी सिकुआ, सी देवदार, डी पनाग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सिकुआ। सिकुआ जो है वो सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है। अब है हमारा अगला प्रश्न, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ए पत्ती, बी पंखुड़ी, सी बाह्यदल, डी वर्तिकाग्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। अब है अगला, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का सोयाबीन। अब है अगला, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ए सन, बी पटसन, सी जूट, डी कपास। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कपास। कपास जो है वो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है क्योंकि यह उसका फूल। अब है अगला, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है? ए एस्पेसिलिन, बी क्लोरोक्वीन, सी टेट्रासाइक्लिन, डी क्लोरोमाइसिटीज। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी क्लोरोक्विनिन। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा की नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ए आलू, बी सरगम, सी सूरजमुखी, डी मटर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मटर, क्योंकि मटर की जो जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीवाणु होते हैं। अब है अगला, हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ए पत्तियों से, बी तनों से, सी पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से, डी तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब है अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है ए रात्रि में, बी दिन में, दिन और रात्रि में, सी दिन में या रात्रि में, डी केवल दिन में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है वह मुख्य रूप से दिन के समय होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति में यह जो प्रक्रिया है वह पूर्ण होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो हरे पौधे होते हैं वे सूर्य की उपस्थिति में जल और CO2 की उपस्थिति में अपने भोजन बनाने का जो कार्य है उसको करते हैं। अब है अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ए O2, बी CO, सी N2, डी CO2। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी CO2। पौधे जो होते हैं वे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 जो है वो मुक्त करते हैं, और जो ह्यूमन बीन होते हैं वे O2 लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं, जिससे जो वातावरण का जो संतुलन है वो बना रहता है। अब है अगला, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए कार्बोहाइड्रेलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी फोटोसिंथेसिस, डी फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जो कि मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से सूर्य प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि एक वर्णक होता है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और फिर जो रासायनिक प्रक्रिया है वो होता है।
अब है अगला, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी जस्ता, डी कोबाल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अब है अगला, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? ए प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, बी प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, सी प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, डी प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में जो प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वो सर्वाधिक होते हैं। अब है अगला, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन मुक्त होता है। अब है अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाला जो ऑक्सीजन है वो जल से आता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु और होता है सूर्य प्रकाश, और इन सब का रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? उसके फलस्वरूप O2 मुक्त होता है और ऊर्जा निर्माण हो। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी ब्रिज ने, डी कैल्विन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी खुराना ने। अब है अगला, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? ए ग्रेगर मेंडल, बी सी कारेंस, सी H.J. मूलर, डी W. वॉटसन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी W. वॉटसन के कारण। अब है अगला, 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी जल। अब है अगला, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए अतिचराई द्वारा, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी वनरोपण द्वारा, डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी वनरोपण द्वारा। अब है अगला, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम ए प्राथमिक उपभोक्ता हैं, बी द्वितीयक उपभोक्ता हैं, सी तृतीयक उपभोक्ता हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि जो बकरी या भेड़ जो होते हैं वे कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, वे हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे कहलाते हैं उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत सारे हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनाते हैं उसे जो खाते हैं वे कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो प्रायः शाकाहारी जंतु ही होते हैं। अब देख लेते हैं अगला, हाइड्रोफाइट कहते हैं ए एक समुद्रिक जानवर को, बी एक जलीय पौधे को, सी एक पौधीय रोग को, डी एक जड़ रहित पौधे को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट जो है वो मुख्य रूप से एक जलीय पौधों को कहा जाता है। अब है अगला, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः ए जल चक्र बंद हो जाएगा, बी वर्षा रुक जाएगी, सी जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, डी जल पादपों के लिए नाइट्रोजन अप्राप्य हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। अब है अगला, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो ए क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, बी ओजोन की घुली हुई मात्रा से, सी नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, डी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
ऑप्शन डी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अब है अगला, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? ए विसूचिका, बी आंत्रज्वर, सी चेचक, डी लकवा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी चेचक से। अब है अगला, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने। अब है अगला, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए डॉक्टर विलियम हार्वे, बी सर F.G. हॉपकिंस, सी डॉक्टर लुई पास्चर, डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब है अगला, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पुरुष का X व स्त्री का Y गुणसूत्र जब मिलता है तब बालक का जन्म होता है। अब है अगला, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ए न्यूटन ने, बी आइंस्टाइन ने, सी चार्ल्स डार्विन ने, डी लैमार्क ने। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी लैमार्क ने। अब है अगला, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया? तो ए लैमार्क ने, बी डार्विन ने, सी ह्यूगो डी ब्रिज ने, डी पास्चर ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डार्विन ने। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत। अब है अगला, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। अब है अगला, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लेप होने को स्पष्ट किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से।